प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में गुरु से किस प्रकार आपकी धन की स्थिति को आपको देखना है, ये मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा पूर्व की वीडियो में जो मैंने आपको पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार का गुरु का प्रभाव रहेगा उससे जुड़ी जो वीडियो दी थी, उसमें कुछ सामान्य आप सभी के प्रश्न भी आए थे, तो उन्हें भी मैं साथ में कवर करूँगा। तो आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी होंगी। जो नहीं जानते हैं कि मैंने गुरु की वीडियो पूर्व में दी थी जिसमें आपको वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए गुरु का प्रभाव कैसा है उसकी जानकारी आपको प्रदान करी थी, उस वीडियो को जो भी देखना चाहे आपको पूरी गुरु से जुड़ी हुई प्लेलिस्ट की लिस्ट मिलेंगी। वो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और नहीं तो कुंडली की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे। जब भी इस वीडियो को पूरा होने के बाद आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। उस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं और गुरु से किस प्रकार पारिवारिक जीवन में सुख या दुख आपको प्राप्त होगा, कहाँ अच्छा है कहाँ नकारात्मक प्रभाव है, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। अब सबसे पहले पूर्व की जो वीडियो दी थी उसी की जानकारी में आपको कुछ प्रदान करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि गुरु कुंडली में कहीं भी बैठे हो, अगर शनि के प्रभाव में आ करके कमजोर हो जाते हो तो ये बात 100% सही है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में पारिवारिक और वैवाहिक सुख में कमी ही देखने को मिलेंगी, फिर गुरु लग्न में ही क्यों ना बैठे हो। बहुत से दर्शकों के मन में यह आया कि लग्न में बैठे हुए गुरु कैसे वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु जहां भी बैठे हो, लग्न में ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन उसके ऊपर पापक ग्रह के रूप में शनि की दृष्टि का मैंने आपको बात बताई थी, जिक्र किया था कि शनि की दृष्टि उस पर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मुख्य बात उठती है कि मान लीजिए लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और उस गुरु के ऊपर ये मान लेते हैं कि लाभ भाव में शनि है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, या चतुर्थ में शनि है, सप्तम में शनि है। अब सप्तम में होंगे तो सीधी सी बात है कि शनि ही कारण बन जाएंगे। आप कहेंगे शनि के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अन्य भाव में ले लेता हूँ, चतुर्थ भाव या आपके लाभ भाव में अगर शनि बैठे हैं, शनि की दृष्टि गुरु पर आ रही है, तो देखिए गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है आप जानते हैं कि उसके प्रभाव को तो गुरु अच्छा कर देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो चलो विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए तो ये अच्छा हो गया। लेकिन गुरु आप जानते हैं, दो बातें ध्यान रखने योग्य है। गुरु आप जानते हैं कि एक तो एक शुभ या सात्विक ग्रह है, एक धर्म परायण जो ग्रह के रूप में देखा जाता है वो गुरु को देखा जाता है। शुभ ग्रह में नैसर्गिक शुभ ग्रह केवल दो ही है, और वो है शुक्र और गुरु। शुक्र दैत्य गुरु होने के साथ में उसके अन्य जो गुण है, जो कारकत्व है, वो धार्मिकता से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भोग विलास और सुख सुविधा से, आनंद से जुड़े हुए हैं। लेकिन गुरु के जितने भी गुण हैं वो सात्विकता से, धर्म से, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। अब गुरु अगर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, तो वो धार्मिक गुणों को करने वाला, परोपकार करने वाला, अच्छे कार्यों में लिप्त रहने वाला रहेगा। गुरु की दृष्टि को कहा जाता है अमृत तुल्य इसकी दृष्टि है, ये जहां पर दृष्टि इसकी पड़ती है अमृत ये फैला देती है और धार्मिकता या शुभ प्रभाव वहां पर ले आती है। अब देखिए कि सप्तम भाव में गुरु के कारण सात्विकता आ गई। सप्तम भाव लेकिन सात्विक भाव नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य जीवन का है, विवाह का है। अब ये उसी प्रकार हो जाएगा कि किसी कोई मतलब एक साधु प्रवृत्ति का या एक वैरागी व्यक्ति है, उसको अगर वैवाहिक सुख में बांधेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम कहीं ना कहीं कमजोर या खराब ही निकलेगा। और गुरु जैसा ग्रह जो आपको सात्विकता में जोड़ना चाहता है, वो आपको फिर जो वैवाहिक सुख है उससे दूर करने का काम करेगा। ऊपर से फिर शुक्र आदि की स्थिति और खराब हो गई तो फिर कहना नहीं कि वैवाहिक सुख में कमी ही लाएगा। जैसे एक और बात इसमें समझिए कि गुरु जब लग्न में है, सप्तम पर इसकी दृष्टि आ रही है, आपका विवाह इसने टूटने नहीं दिया। मैं मान लेता हूं चलो गुरु के कारण आप अगर ऐसे वैवाहिक जीवन को अच्छा मानते हैं जो लंबा चल रहा है, क्योंकि यहाँ इतना ही फर्क है, गुरु के कारण संभव है कि सप्तम पर गुरु की दृष्टि है, वैवाहिक जीवन तो इन्हें लंबा कर दिया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है आपके लिए? अगर आप ये मानते हो कि विवाह लंबा चल रहा है या लंबा साथ बना हुआ है पति पत्नी का, तो ये वैवाहिक सुख है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये गुरु ने बहुत अच्छा सुख देना है, कोई कमी नहीं करना, अपनी तरफ से गुरु अच्छा ही परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन उस विवाह के अंदर अगर आप सुख ढूंढे गुरु के लग्न में होने पर, तो वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और जब लग्न में गुरु होता है तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं ये बात अवश्य आपको देखने को मिलेगी कि वो कहेगा कि नहीं, जीवन साथी से कोई विशेष संतुष्टि का भाव नहीं है, या
वैवाहिक जीवन में परेशानी है, ये गुरु के लग्न में होने पर आप कह सकते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए गुरु लग्न में उच्च राशि का है, मतलब गुरु को और बलवान कर देते हैं। गुरु बलवान है, लग्न में उच्च राशि में बैठा हुआ है। अब गुरु लग्न में उच्च राशि में बैठा है तो आप क्या कहेंगे, ये विवाह के लिए खराब है? ये विवाह के लिए उससे ज्यादा खराब है जितना ये पहली अन्य स्थितियों में होता। गुरु अगर लग्न में उच्च राशि में है तो पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए या आपके संपूर्ण जीवन के लिए ये गुरु की स्थिति बहुत कमजोर है। उच्च का देख करके अगर आप फलित कर गए कि चलो भाग्य का स्वामी लग्न में उच्च का हो गया, तो ये केवल और केवल परेशानी ही आपको देने का काम करेगा। और जिनके लग्न में है वो इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर पीड़ित हो गए कहीं गुरु यहाँ पर, मतलब शनि की दृष्टि में आ गए, अन्य किसी प्रकार से खराब स्थिति में हो गए, तो 100% आप समझ करके चले कि ये गुरु की स्थिति आपको केवल और केवल परेशानी के अलावा कुछ नहीं देंगी। कारण क्या है? एक कारण से पहले उदाहरण आपको बताता हूं। आप जानते हैं भगवान राम की कुंडली कौन से लग्न की है? कर्क लग्न की। और लग्न में कौन है? तो लग्न में गुरु है। ये आपको समाज में तो अच्छा कर सकता है, आपके गुणों से अन्य उस पर चलना चाहे ये तो आपको दे सकता है, लेकिन ये गुण आपको वैवाहिक सुख नहीं दे सकता। और आप जानते हैं कितना सुख मिला, कितने आप ग्रंथ जो भी पढ़ेंगे उसमें कितना सुख भगवान राम को विवाह का मिला, वो आप जानते हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें गुरु के लग्न में और क्या इसमें मतलब स्थिति बनती है, तो आप जैसे जब भी पीड़ित होंगे ना गुरु, तो गुरु पारिवारिक जीवन को दर्शाते हैं। गुरु किसी भी भाव में आप देख लीजिए, अगर बलवान हो करके पीड़ित हो गए ये किसी प्रकार से, तो आप समझिए इसका प्रभाव कमजोर मिलेगा। लेकिन हर बार शनि की दृष्टि पीड़ित ही नहीं करेंगी। कोई जगह ऐसी स्थिति में गुरु बैठा हुआ है जहां पर उसका बल अच्छा है या वो अन्य प्रकार से मजबूत हो गया है, वहां पर अगर शनि की दृष्टि पड़ भी रही है तो संभव है कि गुरु का प्रभाव कमजोर न हो। गुरु अगर बलवान हुए, अगर नवमा शादी में भी स्थिति अच्छी हुई, तो आप समझिए कि फिर उस पर शनि की दृष्टि खराब असर नहीं दे पाएंगी। क्योंकि शनि का प्रभाव अगर कमजोर हुआ, गुरु का बलवान हुआ, तो आप कहें नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो संभव है। लेकिन जब तक गुरु किसी प्रकार से कमजोर हो जाते हैं तो फिर 100% समझिए कि वो पारिवारिक और वैवाहिक सुख को कमजोर ही करेंगे, फिर वो लग्न में ही क्यों ना बैठे हो। और कितना ही अच्छा वो बस लंबा साथ दे सकते हैं, विवाह का सुख नहीं दे सकते। और साथ में जुड़े रहना विवाह के सुख में नहीं आता। और वर्तमान में जो विवाह विच्छेद होते हैं उसमें आधा कारण ये भी रहता है कि सामने वाले से सपोर्ट या जो केयर चाहिए वो नहीं मिल रही, और उस कारण से व्यक्ति फिर वर्तमान समय में तो अपने अनुसार काम चाहता है, इस कारण से वो इतना लंबा फिर टिकाना चाहता भी नहीं और विवाह फिर टिकता भी नहीं। तो इसीलिए ये मन से निकाल दीजिए कि गुरु एक शुभ ग्रह है। अगर वो शुभ ग्रह लेकर के बैठे रहेंगे तो ये आप ये समझ करके चले कि केवल उस गुरु के प्रभाव से आपको उल्टे ही असर नजर आएंगे। आपने देख करके कह दिया कि गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएंगी, विवाह कर दो इनका। और आप देखेंगे कि वही वर्तमान समय में तो कम से कम, पूर्व की बात मत कीजिए, आज से 50 साल पुरानी कोई कुंडली आप निकालेंगे और कहेंगे कि ये देखो कोई दिक्कत नहीं आई, तो वहां चलाने वाली बात थी। पूर्व में तो कोई कुंडली मिलान करते ही नहीं थे, घर के बड़ों ने अपने आप बातचीत करके कर लिया और उसके बाद चलो विवाह कर लो, इतनी ही बात थी। तो वो इसीलिए थी कि पहले चलाने वाला काम था। अब वैसा स्वभाव न लड़के का है न लड़की का है। तो इसीलिए वर्तमान समय में गुरु की स्थिति पीड़ित होगी तो केवल और केवल एक उदासीनता और पारिवारिक सुखों में कमी के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं मिलेगी। तो ये बात थी आपको गुरु के हिसाब से देखनी है, जो पूर्व में मैंने विस्तार से बताई है। अब इसको अगर मैं नए विषय में आगे बढ़ाऊं आपको कि गुरु की स्थिति से आपको कैसे देखना है धन के लिए, तो सबसे पहले इसमें आप ये विचार करें कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहीं भी बैठे उसको अलग रखिए, लग्न कुंडली में दूसरे भाव में कौन सी राशि बनी हुई है। राशि के अलग अलग प्रकार है, एक अग्नि तत्व की राशि है, एक आपके जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ऐसे 4 प्रकार के तत्व होते हैं। मेष, सिंह और धनु, ये जो आप हाथ पे गिनेंगे तो उसको गिन सकते हैं आप। ये आपकी मेष राशि कौन सी हो गई? अग्नि तत्व की राशि। इसके बाद वृषभ राशि भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व की राशि। फिर मिथुन राशि आपकी हो गई वायु तत्व की राशि, और उसके बाद जो कर्क राशि हुई ये जल तत्व की। इसी प्रकार आप गिन सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। पहला तरीका ये आपको देखना है कि आपके दूसरे भाव में कौन से तत्व की राशि है। आपने देखा जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्थिर राशि है। जो स्थिर राशि कौन, मतलब पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि कौन कौन सी? वृषभ, कन्या और मकर। अगर ये राशि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है तो आप क्या देख पाएंगे? आप ये देख पाएंगे कि ये स्थिति आपको अधिक से अधिक धन बचाने के लिए, कमाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आपकी धन की इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि कारण क्या है? ये स्थिर है,
मतलब स्थिर से मतलब पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी में क्या है, स्थिरता है, भारीपन है, तो वो आपके धन को भी स्थिर करना चाहती है, लेकिन आपको धन भी देती है, लेकिन उसमें जो स्थिरता आ पानी चाहिए या आपको जो संतुष्टि उससे मिलना चाहिए उसमें सदैव कमी रहती है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपने देखा दूसरे भाव में आपके जन्म कुंडली में आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जो राशि बनी हुई है ये जल तत्व की राशि है, दूसरे भाव में जल तत्व की राशि आपकी बनी है, यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि दूसरे भाव में बनी हुई है, तो क्या आप देख पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि जल तत्व की राशि का काम, जल का काम क्या होता है, प्रवाहित होते रहना। तो ये भी संभव है कि लग्न कुंडली के दूसरे भाव में जल तत्व की राशि है, तो आपको जो लिक्विड से जुड़े कार्य हो या फिर जल से जुड़े काम हो उनसे धन की प्राप्ति भी हो जाए, या फिर फाइनेंस से जुड़े सेक्टर से आपको लाभ भी हो जाए, धन का लेन देन करना, ब्याज पर देना, उससे लाभ हो जाए। लेकिन यह भी है स्थिति कि दूसरे भाव में जल तत्व की राशि होगी तो धन को स्थिर कर पाने में आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, धन बचा पाने में परेशानी होगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि वहां पर आपकी जो राशियां बनी हुई है, जैसे ये बात है ना कि जब भी आपके दूसरे भाव में वायु तत्व की राशि बनेगी है, ये भी यहाँ पर कौन कौन सी राशियां है वायु तत्व की, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, अगर ये राशि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति अधिक धन अर्जित कर लेते हैं, बचा भी लेते हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं धन को लेकर के संतुष्ट रहते हैं। अगर इसमें दूसरे भाव का प्रभाव और अच्छा आ जाए, कहीं उसके स्वामी और मजबूत हो जाए तो कहना नहीं, ये गुरु से भी देखना है आपको, लेकिन पहले लग्न से देख लीजिए। इसके अलावा अगर वहां पर अग्नि तत्व की राशि बनी हुई है, यानी 1, 5 या 9 नंबर की राशि आपके दूसरे भाव में है, तो भी आप अपने धन को लेकर के संतुष्ट रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि जो मैंने राशियों की चर्चा करी, यानी अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशि दूसरे भाव में होंगी, तो ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति पास करोड़ों रुपए होंगे और वो संतुष्ट होगा। व्यक्ति के पास सीमित संसाधन भी होंगे ना, तो भी वो संतुष्ट होगा। ठीक है, अपना काम अच्छा चल रहा है, वो ये सोचेगा, बढ़ाने का मन उसका भी होगा कि धन को बढ़ाया जाए कैसे भी करके, लेकिन वो गलत कार्य की तरफ जाने से बचेगा अपने आप ही, क्योंकि वो राशि उसको इस तरह का प्रभाव देगी। अब यही स्थिति उस भाव के स्वामी की स्थिति और बलवान हो जाए, इसी प्रकार के प्रभाव में आ जाए, तो यही गुण व्यक्ति के और अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति फिर पूरी तरह से ये स्वभाव में आ जाएगा कि गलत काम से नहीं, अच्छे ही कर्मों से धन कमाना है, जितना भी है उसमें संतुष्ट हो, ज्यादा के लिए प्रयास मतलब इतना नहीं करेगा, गलत काम की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अच्छे ही काम से, अपनी ही मेहनत से अपने ही काम को बढ़ाकर धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। तो ये बात आप देख पाएंगे। लेकिन जहां मैंने कहा कि पृथ्वी तत्व की राशि है दूसरे भाव में, तो वहां पर यह संभव है कि व्यक्ति फिर जो भी तरीका हो सके उससे धन कमाने के लिए प्रयास करे, वो अधिक फिर गलत भी हो सकता है और अनुचित कार्य या अन्य को नुकसान पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन उसमें फिर वही बात होगी किस तरह के अन्य लग्न आदि का स्वभाव या फिर अन्य ग्रह अवस्था किस प्रकार की, उस पर भी निर्भर करेगा। अब इसमें आपको गुरु से इस बात को देखना है, जहां गुरु बैठे हैं वहां से भी एक बार इस बात को देखिए कि गुरु जहां बैठे उससे दूसरे भाव की स्थिति क्या है। यह बात भी होती है कि गुरु जहां भी बैठे हैं उससे दूसरे भाव में जो ग्रह अवस्था बनी हुई हो, आपको जीवन काल में उस चीजों से, उस भाव से जो भी कारकत्व को देखा जाता है, जो भी काम को देखा जाता है, उससे भी धन की प्राप्ति होती है। जैसे लग्न में गुरु है तो आपको वाणी से, आपके मतलब कुटुंब से या कुटुंब में चल रहे आते कोई भी काम से, उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। और गुरु के लग्न में होने पर वही पैतृक आपको मिल जाए, वो बात आप बोल सकते हैं। दूसरे में होगा तो तीसरा भाव काय का होता है, ट्रेवल का, परिवर्तन का, और कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं उसके अंदर कि छोटी मोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का, डाटा का, फाइनेंस से जुड़े सेक्टर का तीसरा भाव होता है, तो उसमें आपको वहां से लाभ हो सकता है। इसमें फिर वही बात है कि देखो गुरु जहां बैठा है उस भाव से भी और उसके अगले भाव से भी धन की प्राप्ति करवाता है वो, क्योंकि गुरु धन का कारक है, तो कारक से भी दूसरा भाव देखना जरूरी है, और गुरु कारक है तो जिस भाव में है उसका विचार भी करना चाहिए। तो इसीलिए गुरु आपकी कुंडली में जहां बैठा है वहां उस काम से भी जुड़ जाए तो आपको अच्छा लाभ होता है, और गुरु से अगले भाव को भी आप देखेंगे तो उससे भी लाभ होता है। और इतना ही नहीं, गुरु से 11वां भाव जो होता है उससे भी आपको लाभ होता है, क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह है, जैसे मैंने कहा था कि दूसरे भाव की जो स्थिति है काल पुरुष की कुंडली में वो शुक्र दर्शाता है, लेकिन धन का कारक तो गुरु ही है, शुक्र लक्ष्मी का कारक है, वो भी आपको दर्शाता है, गुरु भी आपको दर्शाता है। अब अलग अलग पॉइंट को जब आप जोड़ते जाएंगे तो आपके पास एक पक्की स्क्रिप्ट आ जाएंगी आपके ग्रहों की कि आपको कितना धन ये देने वाले हैं। आपने देखा शुक्र से तो स्थिति खराब आई, गुरु से अच्छी हो गई, दूसरे भाव से अच्छी हो गई, मतलब आप अपने जीवन में अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे, सुखपूर्ण जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे।
तीनों से अच्छी हो गई, बहुत अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। तो ये बात का आपको विचार करना है। अब गुरु जहां बैठा है, कोई भी भाव में आप गुरु को ले लीजिए, उस भाव से आप विचार कीजिए कि आप जैसे समझ लीजिए मैं मान चतुर्थ में गुरु है, चतुर्थ में गुरु बैठा हुआ है, गुरु से जहां चतुर्थ में तो है ही, गुरु से अगला भाव कौन सा है, तो पांचवा भाव, शिक्षा का, संतान का, मनोरंजन का, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि विशेषकर पंचम भाव से शिक्षा को देखा जाता है, तो शिक्षा से जुड़ा काम में, क्योंकि गुरु कारक भी उस चीजों का, तो चतुर्थ में होकर उसके बल को बढ़ा देगा। इसके अलावा गुरु से 11वां भाव कौन सा होगा, अगर चतुर्थ में गुरु है तो वो होगा आपका कुंडली का दूसरा भाव, यानी आपकी वाणी, आपका कुटुंब। तो इसीलिए कहने की बात क्या है, दूसरा भाव, पांचवा भाव और चतुर्थ भाव, दूसरे पांचवें ने क्या किया, व्यक्ति को ज्ञानवान बुद्धिमान बनाया। ये गुरु इस तरह की प्रवृत्ति देगा व्यक्ति के अंदर, ज्ञान व्यक्ति के अंदर अच्छा होगा। अब वो चाहे तो किसी को पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, या उसके मन में पहले से ही आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, मेरे को तो भले मैं अच्छी कोई अन्य कोई चीज कर लूं, लेकिन मुझे तो अन्य को सिखाने में मजा आता है, मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, ये व्यक्ति के अंदर अगर आ रहा है तो ये गुरु के चतुर्थ भाव के फल हो सकते हैं। और फिर ये गुरु कहीं ना कहीं आप जानते हैं धार्मिकता का भी कारक है, चतुर्थ में होकर के तो व्यक्ति को धार्मिक चीजों से जोड़ता भी है, आसपास कोई धार्मिक स्थल भी बना देता है उसके। तो इसीलिए गुरु यहाँ पर होकर के क्या करेगा कि व्यक्ति हो सकता है, अगर ज्यादा मजबूत अवस्था में गुरु हुआ तो व्यक्ति धार्मिक बातों पर उपदेश देने वाला बन सकता है, कथावाचक बन सकता है। और दूसरा भाव है, पांचवा भाव है, संगीतकार बन सकता है। शुक्र बलवान हो जाए तो भी ये स्थिति बन सकती है। और अन्य कोई ग्रह बलवान होगा तो उससे जुड़े फील्ड में ज्ञान दे सकता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, गुरु से दूसरा, जहां गुरु है वो वाला भाव, उससे दूसरा, उससे 11वां भाव, कौन सा भाव है, क्या क्या उसमें कारकत्व है, उनको मिलाइए, उन सबको एक कीजिए और देखिए कि उससे कौन से काम आपके निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे में गुरु है तो उससे 12वां मतलब 11वां भाव कौन सा आएगा, कुंडली का 12वां भाव। तो 12वें भाव से मतलब व्यक्ति को विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश की कंपनी, मतलब कोई कंपनी से जुड़ जाए, विदेश कंट्री में चले जाए तो व्यक्ति को लाभ हो सकता है। यहाँ भी कोई ऐसा काम हो जिससे व्यक्ति को बाहर से कोई क्लाइंट मिलते हो, विदेश से कोई क्लाइंट मिलते हो, तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। यानी गुरु जहां है वहां उस भाव को, उसके अगले भाव को, उससे 11वें भाव को आप देखिए, वहां की स्थिति जितनी बलवान होगी उतना अच्छा प्रभाव, कुंडली के दूसरे भाव में जो राशि बनी है उसका प्रभाव, गुरु से दूसरे भाव में जो राशि है उसका प्रभाव, इन सबको एक जगह पर आप नोट कर लीजिए और फिर देखिए किस तरह का प्रभाव आ रहा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, उससे आप अपने हिसाब से नंबर उसे दीजिए और फिर देखिए कितना अच्छा धन की प्राप्ति गुरु करवा रहा है, और गुरु फिर कमजोर है, अच्छा है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि गुरु अगर जैसे बलवान हुआ तो वो आपके वैवाहिक और पारिवारिक सुख को भी देगा, धन भी देगा, और आपको जीवन में सुखी और संपन्न करने का कार्य करेगा। तो ये सब बातों को आप मिलाइए। गुरु से जुड़ी श्रृंखला में मैंने आपको गुरु के अलग अलग भाव में स्थिति, धन के लिए प्रभाव, आपके कुटुंब के लिए प्रभाव, वैवाहिक जीवन के लिए प्रभाव, मैंने आपको इससे जुड़ा बताया है। स्वास्थ्य आदि की भी जानकारी दी है, गुरु से कौन से भाव खराब होते हैं इससे जुड़ी जानकारी भी दी है। आपने निश्चित ही वो वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। आगे अन्य किसी ग्रह से जुड़ी इसी ही जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, जिसमें कोशिश में करता हूं, आप बताइएगा वैसे किस ग्रह से जुड़ी आप वीडियो देखना चाहते, हुआ तो मैं एक पोल भी ले लूंगा कि आगे किस ग्रह से, आगे वाले भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे उससे जुड़ी आपको जानकारी चाहिए। तो आप बस यही कीजिएगा कि उसका अभी कमेंट कर दीजिएगा, बाकी पोल में भी उत्तर दे दीजिएगा, तो फिर आगे उसके अनुसार मैं वीडियो आपको देने का कार्य करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और कोई भी डाउट रहता हो तो वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।